मित्रों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS अकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही इनमें समय बहुत कम लगता है, तो निश्चित रूप से आपको इनको देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ। ग्रीन वॉर रूम हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने इसे स्थापित किया है। ये क्या है? कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, ये एक तरह का कंट्रोल सेंटर है जिसका उद्देश्य है ठंडी के महीने में दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त रखना या उससे बचाना। दिल्ली में ठंडियों की स्थिति में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या हो जाती है? बहुत ही भयावह हो जाती है। तो ठंडी के समय आवश्यक कदम उठाए जा सके कि वायु प्रदूषण न बढ़ सके, इसके लिए ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम सेंटर को दिल्ली ग्रीन दिल्ली ऐप के साथ जोड़ा गया है, इंटीग्रेट किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि इस ऐप के माध्यम से जनता शिकायतें वायु प्रदूषण के संबंध में किसी भी समय कर सकेगी। ये 24x7 अर्थात 2400 घंटे पूरे सप्ताह एक्टिव रहने वाला कंट्रोल सेंटर है, जिसमें आप शिकायतें दर्ज कराकर एयर क्वालिटीज़ के विषय में बता सकते हैं। ठीक है, ग्रीन वॉर रूम में 17 वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित विशेषज्ञों का जो दल है वो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर दिखेगा। ओके, आगे चलते हैं। स्वदेशी मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन हाल ही में चर्चा में रहा और खासकर इसलिए चर्चा में रहा कि इसे असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम की सरकार ने एक सर्वेक्षण शुरू किया है स्वदेशी मुस्लिमों को लेकर। सबसे पहले उसने स्वदेशी मुस्लिमों की पहचान की कि कौन से है स्वदेशी मुस्लिमों, अर्थात यहाँ पर स्वदेशी का मतलब क्या है? असम के मूल निवासियों से, याद रहे। ठीक है, पूरे भारत के नहीं, असम के मूल निवासी। असम के जो मूल हैं मुस्लिमों में उनकी पहचान स्थापित की गई। और वो पहचान कौन सी है? कौन कौन से मुस्लिम उसके अंतर्गत हैं? गोरिया, मौर्य, सैयद, जोलहा और देसी, ये 5 हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 5। इन्हीं को ये लाभ मिलना है सर्वेक्षण के बाद। जो भी योजनाएं बनेगी सर्वेक्षण के बाद मूल्यांकन के निष्कर्ष के आधार पर राज्य सरकार इन लक्षित का मतलब क्या है? यही 5 लक्षित अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाएगी, जो उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान को सुनिश्चित करेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ इनकी संख्या और इनके नाम जरूर याद रखिए। आगे चलते हैं। दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक, हाल ही में भी चर्चा में रहा। और इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन वो कहाँ हुआ है? फ्रांस में, पेरिस में हुआ। किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन या क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया गया। और ऐसा पहला सम्मेलन है ये भी आप रखिए। कैसे सम्मेलन? पहला, फर्स्ट। IEA द्वारा ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अगली बातें क्या है? इस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण बातें चर्चा में रही वो थी आपकी क्लीन एनर्जी पर डिस्कशन हुआ। और क्लीन एनर्जी से ही संबंधित आपके EVs और सोलर एनर्जी पर चर्चा हुई। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के स्तंभ के रूप में इन्हें माना जा रहा है इस समय कि सोलर एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। ठीक है, ये क्लीन एनर्जी से संबंधित क्षेत्र हैं। इनमें सुधार और इनकी अनवरतता अर्थात निरंतरता, ठीक है, इनको मेंटेन करना है। और ये कैसे हो सकता है? उसी के लिए दुर्लभ खनिज मार्केट परिदृश्य 2023 को लॉन्च किया गया। दुर्लभ खनिज क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ही आवश्यक माने जा रहे हैं। साथ ही इनका जो वितरण है इतना आसमान है वो पूरे विश्व में कि इनकी एक जो सप्लाई चेन है वो निर्बाध रूप से काम करती रहे, अर्थात एक देश से दूसरे देश तक ये निर्बाध रूप से जाते रहें, ताकि स्वच्छ ऊर्जा के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या हों? दुष्प्रभावित ना हो, रुके ना। जैसे कि आपको तेल के संकट पैदा हो जाते हैं तो उस देश की इकोनॉमी जो उस पर डिपेंड है, क्या हो जाती है? उसकी स्थिति, उसकी आर्थिक हालत ख़राब होने लगती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी आ सकती है क्योंकि मिनरल्स हर देश में पाए नहीं जाते। ठीक है, तो इनकी सप्लाई चेन को निर्बाध बनाने के लिए ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और साथ ही दुर्लभ खनिज मार्केट परिदृश्य, बाजार का जो परिदृश्य है उसे भी दिखाया गया कि वास्तव में ये किस स्थिति में है और इसे किस तरह काम करना है। तो IEA ने क्या किया?
दुर्लभ खनिजों के, हाँ, इसमें जो परिदृश्य दिखाया है उसमें कुछ डेटा दिखा है कि इस समय दुर्लभ खनिजों के बाजार का आकार, ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, पिछले 5 सालों में 2 गुना हो चुका है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि हर देश की सरकार ईवीज़ पर, खासकर भारत की सरकार में तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ईवीज़ पर कितना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, ईवीज़ अर्थात इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर, ठीक है। तो ऐसे में आपकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आप उसके लिए लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हो। सोलर एनर्जी के लिए आप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हो जिसमें कि सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं और वो बने होते हैं आपके दुर्लभ खनिजों से, ठीक है, दुर्लभ खनिज अर्थात क्रिटिकल मिनरल से। लिथियम आयन आपका क्रिटिकल आयन में आता है, निकिल आता है, कोबाल्ट आता है, कॉपर आता है, और इन सब का प्रोडक्शन हर देश में नहीं है, इवन भारत में भी इनकी उपलब्धता नहीं है। तो जब किसी देश पर डिपेंडेंसी इसकी बढ़ेगी तो क्या होगा? आप कमज़ोर पड़ते हैं क्योंकि वो कभी भी सप्लाई चेन को बाधित करके अपनी बातें मनवा सकता है, ठीक है, या वैश्विक कूटनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपसे कि दुर्लभ खनिजों का वितरण वैश्विक स्तर पर बहुत ही आसमान है। कुछ ही देशों में संकेंद्रित है, ठीक है, चाइना जैसे देशों में, और चाइना जैसे देशों में जिसका संकेंद्रण हो तो भारत पर उसका प्रभाव और खासकर नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। नेपाल भूकंप, हाल ही में ये नेपाल के झटके उत्तरी भारत में महसूस किए गए हैं। दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में इनके झटके महसूस किए गए हैं, ठीक है। और इसका जो केंद्र है वो नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पर? बझांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बझांग डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन के नीचे इस केंद्र की पहचान स्थापित हुई है जिसका प्रभाव नेपाल के साथ साथ भारत के दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में देखा गया है, उत्तरी भारत में कुछ खास क्षेत्रों में, ठीक है। और ये इसमें जो भूकंप के झटके लगातार आए हैं, एक झटका नहीं है, मैक्सिमम जो गया है झटका 5.3 रिएक्टर का गया है। क्लियर? तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ है कि बझांग ये है आपका भूकंप का केंद्र, और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण इतना नहीं है। संप्रीति 11, ठीक है, संप्रीति किसके साथ होता है? ये हमारा एक एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये होता है हमेशा हमारा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। संप्रीत एक्सरसाइज हमारी होती है किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के बाद। और संप्रीत 11 का मतलब है कि 11वां संस्करण चालू है, और इसकी शुरुआत हुई थी जोरहट असम से 2009 में, और आज 11वां इस समय हो चुका है, ठीक है। और इस बार जो हुआ है ये बहुत याद रखिए, उमरोई मेघालय में, ठीक है। एक साल यहाँ होता है और एक साल होता है बांग्लादेश में। तो इस साल भारत का नंबर था, उमरोई मेघालय में हुआ, अगले साल होगा बांग्लादेश में। क्लियर? पहला काम होता है जोरहट, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संप्रीत किन देशों के बीच होता है ये, और कहाँ हुआ है ये 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए। आगे चलते हैं। उम्मीद, ठीक है, हाल ही में चर्चा में है ये उम्मीद, शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किस मंत्रालय से संबंधित ये जरूर याद रखिए। उद्देश्य क्या है? स्कूली प्रतियोगी छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना, ठीक है। पिछले 6 महीनों में बहुत से बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं, विशेषकर कोटा में हुई हैं, ठीक है। कोटा जो कि कोचिंग संस्थानों के लिए एक गढ़ के रूप में काम करता है, ठीक है। नीट जेई यहाँ इनकी तैयारी करने वाले छात्र पूरे देश से यहाँ कंसंट्रेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड होते हैं। और चाहे तैयारी का दबाव हो या कुछ और कारण हो, वह यहाँ पर आत्महत्या की प्रवृत्ति क्या है? लगातार बढ़ रही है। खासकर किशोर अवस्था में आत्महत्याएं वास्तव में चिंता कर देने वाली होती हैं। इनके तहत प्रत्येक स्कूल और कोचिंग संस्थानों में क्या होगा? इस योजना उम्मीद के तहत प्रत्येक कोचिंग और संस्थानों में वेलनेस टीम तैनात रहेगी जो पहचान करेगी कि तनाव या अवसाद से पीड़ित छात्र कौन है, ठीक है। साथ ही उन्हें काउंसलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, काउंसलिंग देगी कि ऐसे, चूँकि ये ऐसी एज होती है जिसमें काफ़ी सॉफ्ट होता है आपका हृदय और मन, तो चीज़ें इम्पैक्ट ज़्यादा करती हैं, तो ऐसी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है, कि इनमें जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति ना बढ़े, या आत्महत्या की प्रवृत्ति को इन बच्चों के बीच जो है प्रसारित होने से रोका जा सके। तो उम्मीद का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ है उम्मीद के अंतर्गत? अंडरस्टैंड, ठीक है, यू फॉर अंडरस्टैंड, एम मोटिव है, एम मैनेज है, एम्पैथाइज है, एम्पावर है, ई फॉर और डेवलप, ठीक है। इस तरह इसके फुल फॉर्म डेवलप किया गया है, ठीक है। कोई सेंटेंस नहीं बनाया गया है इसमें, सिर्फ जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं को एलेबोरेट किया गया है। अंडरस्टैंड, मोटिव, मैनेज, एम्पैथाइज और एम्पावर एंड डेवलपमेंट, एम्पैथाइज, ठीक है। आगे चलते हैं।
यशस्विनी, ठीक है, यशस्विनी एक मोटर बाइक अभियान है, ठीक है, जिसे सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स है, सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, ये अर्धसैनिक बल है। इसमें जो महिलाएं हैं कार्मिक, उनके द्वारा ये बाइक अभियान, मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है। और इस कहाँ से शुरू किया? कश्मीर से कन्याकुमारी, ये पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता को संदेश देना, ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी को का संदेश देना है पूरे देश में, और नारी शक्ति के महत्व को दिखाना है, ठीक है। तो वहाँ जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है और ये अभियान शुरू हो चुका है। नारी शक्ति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही राष्ट्रीय एकता को महत्व देने वाला भी इसे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। सुहासिनी पूजा, ठीक है, ये भी हाल ही में चर्चा। और सुहासिनी पूजा कहाँ होती है? केरल में। सबसे पहले क्षेत्र देख लीजिए। और इसमें होता क्या है? इसमें विवाहित महिला को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, ठीक। केरल की है, ठीक, आर्ट एंड कल्चर का क्षेत्र है, आप इसे याद रखिए। सुहासिनी पूजा क्या है? केरल में होने वाली पूजा है। माँ दुर्गा को स्वरूप मानकर विवाहित महिला को पूजा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि आईसीसी ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इस समय होने वाला है भारत में अक्टूबर में, कुछ ही दिनों में, एक आजकल में शुरू होने वाला है, तो उसमें सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया? वैश्विक दूत, ग्लोबल एम्बेसडर, ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को आईसीसी के द्वारा, ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये भी आप याद रखिए, T20 नहीं है, वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट इसके अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। आगे चलें, एशियन गेम्स 2023 के विषय में देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में आज जो खबर रही वो है कि भारत को इसमें गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, किस में मिले? जैवलिन थ्रो में दोनों पुरस्कार भारत को मिल गए। गोल्ड मिला आपको नीरज चोपड़ा के उसमें के द्वारा, और सिल्वर मिला किशोर जैना। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां भारत को मिल गई, पहली और दूसरी रैंक दोनों पर भारतीय छाए रहे, ठीक। जैवलिन थ्रो पुरुष और महिला में पहले ही मिल चुका है, आपने देखा है, ठीक है, इसको अन्नू रानी, ठीक, अन्नू रानी ने महिला में। तो जैवलिन थ्रो में भारत का भविष्य काफ़ी ग्रोइंग दिख रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी जिस खेल में ग्रोथ डेवलप हो जाती है उसमें लगातार मिलती रहती है। जैसे आप कबड्डी में देखते हैं कि जल्दी से भारत को कोई हरा नहीं पाता, तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि जैवलिन थ्रो में भारत को कोई जल्दी से रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़, ठीक है, इस समय नोबेल प्राइज़ बांटे जा रहे हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। डे बाय डे अगर आप इनको ख़त्म करते हैं तो एक कलेक्शन, एक कलेक्टिव, एक वोकेबुलरी की तरह इकट्ठे नहीं होते। वोकेबुलरी की तरह अगर इकट्ठे हो गए तो आप जानते हैं कभी आप डिक्शनरी नहीं याद कर सकते, उसी तरह ये डिक्शनरी जैसे होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी कभी नहीं याद होती, ठीक है, तो वो यूज में आने वाली चीज़ें ही याद होती हैं, तो इनको यूज में लाइए, ठीक है। एक बार अभी पढ़ लिए, एक बार एग्जाम के टाइम, तो आपका काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं किन किन को मिला केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़। 3 लोग, जैसे मैंने बताया हमेशा संख्या एक याद कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन को कई बार एलिमिनेट करने में, आंसर को आप ढूंढने में हेल्प ले सकते हैं एलिमिनेशन से। तो ये हैं आपके पहले, माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव, ये 3 लोग हैं। और इनको याद करने के लिए आप इनके पहले याद कर लीजिए, माउंगी, लुइस और एलेक्सी, ठीक है, या आप इनके लास्ट के याद कर लीजिए, बावेंडी, ब्रूस और एकीमोव, कुछ भी आप याद कर लीजिए जो भी आपको सुविधाजनक लगा। हाँ, पहला वाला काफ़ी थोड़ा सा बना रहा है एक सेंटेंस, MLA, ठीक है, MLA आप जानते हैं, बहुत सुनते हैं, ठीक है, विधायकों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो माउंगी हो गया M फॉर, और L फॉर हो गया लुइस, और A फॉर एलेक्सी। तो MLA को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। क्लियर। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए अब क्षेत्र भी पता होना चाहिए। अगर क्षेत्र थोड़े से पता होते हैं तो और भी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो क्षेत्र क्या है? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। और क्वांटम डॉट्स के विषय में देख लेते हैं, कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशंस क्या है इसके। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी बनाने में किया जाता है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स एलईडी की मदद से, ठीक, क्वांटम डॉट्स और एलईडी इन दो को की मदद से डॉक्टर आसानी से ट्यूमर टिश्यूज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। तो क्वांटम डॉट्स की खोज की थी, और याद रहे ये तत्कालिक खोजों के लिए जल्दी से नहीं मिलता,
इस पर बहुत पहले से रिसर्च चल रहा होता है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए आपको केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया, वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? एमएलएज को दिया गया। ठीक है, एमएलए के विषय में आप देख लीजिए कौन है एमएलए। क्लियर? तो ये रहे आज के 10 अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर संबंधी तथ्य। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लगा, और आप जो है डे बाय डे इसे फिनिश करते रहें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।